हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप अपने एक सिंगल हैंड से एक बड़ी सी कार को उठा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली नहीं। एक हाथ से एक कार को उठाना आसान नहीं है। हम कोई सुपरमैन नहीं है जो एक हाथ का यूज करके पूरी की पूरी कार को उठा सकते हैं। क्योंकि अप्रोक्सीमेट भी अपन माने तो एक कार का वेट 1000 kg भी अपन लेके चले, जो किसी मैन या ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है एक हाथ से 1000 kg वेट को उठाना। पर मैं बोलूं कि अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स यूज करते हैं तो आप सिंगल हैंड का यूज करके ही एक बड़े से कार को आसानी से उठा सकते हैं। इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें है सिंपल फिजिक्स। आज अपन देखेंगे पास्कल्स लॉ कि कैसे अपन पास्कल्स लॉ का यूज करके एक सिंगल हैंड की मदद से थोड़ा सा उसमें फिजिक्स यूज करके एक बड़ा सा कार जिसको डायरेक्टली एक हाथ से उठाना पॉसिबल नहीं था, पर अगर उसमें थोड़ा सा अपन ने फिजिक्स यूज करे, पास्कल्स लॉ का यूज करते हैं, तो उसी एक हाथ से अपन एक कार को बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे पास्कल्स लॉ, जिसके बहुत सारे अपन डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे अपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह होते हैं, वो सब भी किसके लॉ के ऊपर काम करते हैं? पास्कल्स लॉ के ऊपर ही। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह, वो सभी पास्कल्स लॉ के ऊपर। जेसीबी आप सबने देखी होगी गांव में काम करते हुए, कि बड़े बड़े वेट को ऐसे बहुत इजीली उठा लेता है। वो भी कैसे काम कर रहा है? पास्कल्स लॉ के थ्रू। एक छोटा सा मशीन एक साइड से बहुत कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन प्रेशर दोनों साइड में इक्वल होता है। दूसरी साइड में बहुत बड़े वेट को भी आसानी से उठाया जा सकता है। इसको आज अपन देखेंगे पास्कल्स लॉ से। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास्कल्स लॉ बोलता क्या है, उसके बाद में उसका देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो देखते हैं। प्रेशर अप्लाइड टू ए एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन द ऑल द डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? कि अगर किसी बंद फ्लूइड के ऊपर, चारों तरफ से बंद है, अगर उसके एक साइड से मैं कोई भी उसके ऊपर प्रेशर लगाता हूं, तो वो प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। ये एक फ्लूइड का बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है कि अगर उसको एनक्लोज करके, बंद करके, मैं एक साइड से कुछ फोर्स, कुछ उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो पूरा का पूरा प्रेशर इक्वली पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट हो जाता है। ये पास्कल्स लॉ बोलता है। सर इससे बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट अभी अपन देखते हैं कि पास्कल्स लॉ से ऐसा क्या क्या अपने को बेनिफिट लेने वाले हैं। तो देखते हैं अपन। तो पास्कल्स लॉ ने क्या बोला अपने को? प्रेशर P1 इक्वल्स टू प्रेशर P2, क्योंकि पूरे के पूरे फ्लूइड में जो प्रेशर है इक्वली ट्रांसमिट हो गया। अब हम क्या जानते हैं प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। दूसरी साइड में भी फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि उधर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, कि मैं ऐसा कुछ बना दूं, क्योंकि मेरे को क्या पता है कि भाई पूरा का पूरा अगर मैंने इसको लिक्विड से फिल कर दिया, तो एक साइड से मैं कुछ भी प्रेशर लगाऊंगा तो पूरे के पूरे फ्लूइड में वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं कुछ प्रेशर लगाता हूँ और इस साइड में अगर मैं देखता हूँ, तो इस साइड का जो प्रेशर होगा मेरे पास कितना है? जो फोर्स लगाया अपॉन इसका एरिया। और दूसरी साइड में प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। क्योंकि क्या बोल रहा है पास्कल्स लॉ? बोल रहा है कि अगर एक साइड से मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, तो पूरा का पूरा प्रेशर जो पूरा मेरे पास फ्लूइड है उसमें इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। तो मेरे पास जो फोर्स F2 निकालना होगा, या किसी एक को भी निकालना हो, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि F1/A1। अगर मेरे को F1 दे रखा है तो A1 और A2 मेरे को दे रखा होगा, तो मैं वहां पे F2 निकाल सकता हूँ। अगर मैं A2 एरिया को बहुत ज्यादा कर दूं A1 के कंपैरिजन में, तो देखो F1 भी उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और F2 मेरे पास बहुत हाई फोर्स आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म समझ में आया पास्कल्स लॉ का, कि प्रेशर इक्वल होता है, और प्रेशर को इक्वल करने के लिए मेरे को फोर्स कम या ज्यादा कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से? सरफेस एरिया को कम या ज्यादा करके। तो अब देखते हैं इसको। यहाँ से मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन का, और इसका मैं एरिया मानता हूँ, ये जो सरफेस एरिया इसको 1 मीटर स्क्वायर मानता हूँ, तो और इस साइड में अगर मैं लेता हूँ, इनको निकालना है फोर्स F2 कितना लगा सकता है इधर मैक्सिमम फोर्स। और अगर इसका सरफेस एरिया को 10 मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ, उससे 10 टाइम्स ज्यादा, तो मेरे पास जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ गया? 100 न्यूटन। कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया के सरफेस के ऊपर फ्लूइड के थ्रू सेम प्रेशर इस साइड में ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन इस साइड का मैंने एरिया क्या कर दिया? बहुत बड़ा कर दिया, 10 टाइम्स हायर कर दिया। तो इस साइड में जो फोर्स लगने वाला होगा वो भी कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स हाई हो जाएगा। तो अपन देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, फिर इसके ऊपर और डिटेल में भी क्वेश्चंस करेंगे अपन कि पास्कल्स लॉ को किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है पास्कल्स लॉ के। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो कार में ब्रेक लगाते हैं, बहुत इजीली हम पैर से उसको
प्रेस करते हैं, लेकिन वो बड़ी सी तेजी से दौड़ती हुई कार को आसानी से रोक देता है। अगर वही फोर्स अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो कार को इतनी स्पीड से दौड़ती हुई कार को नहीं रोक सकते। पर हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल्स लॉ का यूज करके बड़ी आसानी से अपन ब्रेक लगाते हैं, हल्का सा फोर्स लगाना पड़ता है, तेजी से दौड़ती हुई कार बड़ी स्मूथली रुक जाती है। किसका यूज करके? हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज करके। हाइड्रोलिक लिफ्ट का किसमें यूज होता है? एक साइड से अपन थोड़ा थोड़ा प्रेस फोर्स जनरेट करेंगे, दूसरी साइड में उसका एरिया बढ़ा के, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही है। अगर मैं इससे हल्का सा इधर से प्रेस करता हूं तो ये प्रेशर इस साइड में पूरा चला जाएगा, इसको मैं दूसरी साइड से लिफ्ट कर ऊपर उठा सकता हूँ। जो मैं स्टार्टिंग में जो मैंने लिया था कि क्या आप एक छोटे से बहुत कम फोर्स लगा के भी एक बड़े से कार को उठा सकते हो कि नहीं, उसमें किसका यूज होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट का। इसको और डिटेल में देखेंगे अभी अपन एक बार, जस्ट हल्का सा थ्योरी देख रहे हैं। डेंटिस्ट चेयर, वो आदमी बैठा है और डेंटिस्ट आसानी से उसको एक हैंडल की मदद से थोड़ा 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 ऊपर करके और बहुत आसानी से ऊपर उठा देता है। उसमें भी किसका यूज होता है? पास्कल्स लॉ का। जेसीबी में देखा होगा बड़े बड़े भारी वेट्स को बहुत आसानी से उठा लिया जाता है, उसमें भी क्या होता है? पास्कल्स लॉ। अब अपन वन बाय वन इसमें से सबसे पहले उसी चीज को क्लैरिफाई करेंगे कि बड़े से कार को उठाने के लिए मेरे को कितने कम फोर्स से मैं एक बड़े से कार को आसानी से उठा सकता हूं। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब अपन देखेंगे कि कैसे अपन बहुत कम फोर्स की हेल्प से एक बड़े से कार को आसानी से उठा सकते हैं। तो मैंने ये डायग्राम यहाँ तुम्हें रिप्रेजेंट कर दिया कि कैसे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर मैंने कार खड़ी कर दी, और ये पूरा का पूरा मैंने फ्लूइड कोई भी लिक्विड से भर रखा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो लिक्विड क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। अगर मैं इस साइड का एरिया ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इस साइड का जो, अगर मैंने इसका रेडियस लिया 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस मैं इससे 10 टाइम्स हाइट 10 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया। जैसे इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर लिया तो A2 मेरे पास क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 = 100 ऑफ A1। तो मेरे पास मैंने A2 को 100 टाइम्स हो गया, एरिया हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब देखो मेरे पास कार का मैंने मास ले लिया कितना? 1000 kg। 1000 kg मेरे पास कार का मास है। तो कार का नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरे पास कितना हो जाएगा? F = यहाँ पे कितना लगेगा? M = G, M × G। M मेरे पास कितना है? 1000 × G का अप्रोक्सीमेट मैं 10 का वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा? 10,000 न्यूटन। मेरे पास टोटल कितना फोर्स लग रहा है? 10,000 न्यूटन। अब देखता हूँ कि मेरे को उसको ऊपर उठाने के लिए इस साइड से मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स मैं लगा सकता हूँ कि नहीं। इतना होना चाहिए कि फोर्स जो अपन लगा पाए जितना। तो देखते हैं, क्योंकि 10,000 न्यूटन फोर्स तो लगाना आसान नहीं है अपने लिए। तो अब अपन देखते हैं कि कितना आ सकता है। इधर मेरे पास एरिया A है, उधर मेरे पास 100 A1 है एरिया। तो मेरे को क्या पता है कि भाई लिक्विड है, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा। तो P1 = मैं क्या लिख सकता हूँ? P2। तो मेरे पास P1 क्या आ जाएगा? F, मान लेता हूँ कुछ भी यहाँ पे मेरे को फोर्स लगाना पड़ा है उसके लिए, अपॉन A1 = P2। P2 को क्या लिख सकता हूँ? F2। और F2 का वैल्यू मेरे पास कितना है? F = 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन मेरे पास, 10,000 न्यूटन अपॉन A2। A2 का वैल्यू मेरे पास कितना है? 100 A1। तो मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे मेरे पास 100 ऑफ A1। A1 से A1 कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ? देखो F मेरे पास कितना आ गया? 100 न्यूटन आ गया कि नहीं? देखो F का वैल्यू इधर मेरे पास कितना लगाना पड़ेगा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 10 kg के वेट को उठाने के बराबर। तो इतना वेट एक आदमी उठा सकता है कि नहीं? बड़ी आसानी से उठा सकता है। अगर इधर मैं लगाता हूँ 100 न्यूटन का वेट, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं इस साइड में, या कोई भी वेट से इसको प्रेस कर सकता हूं मैं 100 न्यूटन का, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स लगा के मैं 10,000 न्यूटन केजी वेट वाली कार को बड़ी आसानी से उठा सकता हूं। मतलब 10 केजी वेट के बराबर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो 1000 केजी की कार को मैं आसानी से उठा सकता हूं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? पास कर लो कि 10 किलो वेट उठाने वाला आदमी 1000 केजी की कार को भी उठा सकता है। 10 किलो उठाने वाला 1000 केजी भी उठा सकता है। पर कैसे? सिंपल फिजिक्स के पास्कल्स लॉ का यूज करके। अब अपन पढ़ते हैं इसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स। ये तो था कि जो अपन ने स्टार्टिंग में बोला कि भाई एक आदमी उठा सकता है कि नहीं कार को, तो देखो पास्कल्स लॉ की हेल्प से आसानी से उठाया जा सकता है। अब इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स देखते हैं बहुत सारे कि कैसे कैसे ये लॉ काम करता है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर
If the pressure is applied at the one point is double, then the what happens to throughout the fluid? अगर किसी एक जगह के ऊपर मैंने अप्लाई किया गया प्रेशर को डबल कर देता हूं तो पूरे फ्लूइड के प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर जिस तरीके से बढ़ाया जाएगा वैसे ही पूरे के पूरे फ्लूइड में इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैंने कहीं पे प्रेशर को डबल किया है तो थ्रू आउट द फ्लूइड प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? डबल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डबल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डबल। कैन पास्कल्स लॉ वर्क इन दी ओपन कंटेनर? नहीं, वहां पे क्या लिखवाया गया था? एनक्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। और फिर एक साइड से अपन जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो दूसरा जो भी साइड होगा क्लोज। अगर अपन ने ओपन कर दिया तो पास्कल्स लॉ वर्क नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, एनक्लोज सरफेस के लिए। एज फोर्स इज इंक्रीजिंग इन एनर्जी ऑल्सो, तो पास्कल्स लॉ में अपन क्या देखा है कि स्मॉल फोर्स अप्लाई करके अपन फोर्स को काफी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए थे एरिया बढ़ा करके। वहां पे क्या ऐसा कर सकते हैं कि स्मॉल एनर्जी वर्क डन करके अपन लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसका मतलब हमने एनर्जी क्रिएट कर ली। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है कि एनर्जी को कभी अपन क्रिएट नहीं कर पा रहे। एनर्जी हमेशा ही कंजर्व हुई है। थोड़ा सा एनर्जी देके बड़ा एनर्जी कभी नहीं ले सकते। अपने को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा पहले एनर्जी, फिर उसी एनर्जी का अपने को आउटपुट मिलेगा टोटल में से। कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फेल नहीं होगा। ये यहीं पे नहीं, आज तक फिजिक्स में कभी नहीं हुआ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फेल। अगर अपन हायर फिजिक्स में देखेंगे तो मास एनर्जी मिला के कंजर्व रह जाते हैं, पर दोनों तो फिर भी कंजर्व ही रहेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे भी फेल नहीं होगा। जितना वर्क डन एक तरफ पिस्टन करेगा दूसरी तरफ उतना ही वर्क डन होगा। फोर्स भले ही बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा और वर्क डन सेम ही रखना है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। देखो एक बार मैं दिखाता हूं। मैंने ये लिया इधर, ये इसके ऊपर इधर, तो अगर यहाँ पे मैंने फोर्स F1 लगाया और इधर डिस्प्लेसमेंट D हुआ तो इधर फोर्स F2 लगा तो इधर डिस्प्लेसमेंट D2 होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2 ऑलवेज, क्योंकि वर्क डन एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व। क्योंकि जितना वर्क डन इस साइड से होगा उतना ही सेम वर्क डन उधर से होगा। इधर अगर फोर्स कम है तो इधर अपने को डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए कम फोर्स लगाना आसान होता है। डिस्प्लेस तो अपन और ज्यादा करते जाएंगे, लेकिन अपने लिए ज्यादा फोर्स लगाना आसान नहीं होता। लेकिन वर्क डन दोनों तरफ ही सेम होगा। जितना वर्क डन इधर होगा उतना ही सेम वर्क डन उधर होगा। तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैंने F1 फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और एरिया था जहां पे मैंने फोर्स लगाया वहां पे 2 मीटर स्क्वायर का, तो मेरे को दूसरा उसका जो एंड है उसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है। अगर उसका एरिया मेरे पास A2 दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर का, तो सिंपली क्या लगा दोगे? P1 इक्वल टू P2 अप्लाई करो। P1 मेरे पास क्या हो जाएगा? F1 10/2 इक्वल टू F2 अपॉन A2 मेरे पास कितना है? 10 इधर से, तो F2 मेरे पास क्या आ जाएगा? इधर से 10 100 तो 50 न्यूटन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैंने सिंपली 10 न्यूटन का फोर्स लगा के 50 न्यूटन का फोर्स मेरे को मिल गया। एक और क्वेश्चन देखो कि अगर मेरा एक तरफ से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इस डायरेक्शन से 2 मीटर का डिस्प्लेस किया, तो दूसरी तरफ मेरा जो फोर्स था वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर फोर्स टाइम्स टाइम इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो मतलब क्या हुआ कि उधर का जो सरफेस एरिया था, जो मेरे पास एरिया था, वो भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स। लेकिन अपने को क्या पता है कि वर्क डन दोनों तरफ क्या होगा? सेम ही आएगा वर्क डन। तो एक साइड में मेरे पास वर्क डन क्या हो गया? F1 इंटू D1 और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा मेरे पास? F2 इंटू D2। तो मेरे पास F1 कितना दे रखा था? 10 न्यूटन का, और D1 मेरे को दिया है यहाँ पे 2 मीटर का, और दूसरी तरफ मेरे को 100 न्यूटन का फोर्स दे दिया, तो D2 मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 20 अपॉन 100 1/5 मेरे पास 0.2 मीटर।
0.2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा जब मैंने एक तरफ से कितने का डिस्प्लेसमेंट किया है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जब मैं इधर से करूंगा तो उधर से सिर्फ और सिर्फ 0.2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैंने फोर्स को कितने टाइम्स 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया को मैंने वही का वही रखा है, अगर दोनों का एरिया भी उस साइड पे मेरे पास कितना हो जाएगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया भी इस तरफ, क्योंकि मेरे पास अगर 100 न्यूटन इधर फोर्स हुआ है 10 न्यूटन का 100 न्यूटन, तो एरिया भी मेरे पास 10 टाइम्स पड़ा है। लेकिन उधर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ कितना होगा 0.2 मीटर। जब मैंने कितना किया इधर से 2 मीटर का डिस्प्लेस करूंगा तो उठा तो दिया, ये तो इंपॉर्टेंट था, तुम उठा सकते हो कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे को कितनी दूरी तक फोर्स लगाना पड़ेगा 2 मीटर तक। जब उसको नीचे सप्रेस करूंगा तो उधर सिर्फ और सिर्फ 0.2 मीटर ऊपर उठेगा, पर उठाना इंपॉर्टेंट था तो उठा तो पाए हैं। भले ही चीज थोड़ा अपने को ज्यादा करें क्योंकि अपनी एक लिमिटेड पावर होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो अपन बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा फोर्स अपन लगा पाए वो अपने लिए जरूरी नहीं है, वहां पे अपनी लिमिटेशन है। लेकिन कितनी एनर्जी अगर लॉन्ग टर्म तक खर्च करें तो थोड़ा थोड़ा करके तो अपन बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना पास्कल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अपन स्मॉल फोर्स से भी एक बड़े फोर्स के आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपन इसमें पास्कल्स लो, आज की वीडियो में इतना ही, लाइन को हटाया जाए। अब अपन देखेंगे कि डेप्थ के साथ प्रेशर का क्या चेंज होता है, क्योंकि पास्कल्स लॉ का और हाइट के साथ में प्रेशर चेंज का मिला के अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो जेई और नीट दोनों में अपने को देखने को मिलता है। तो अब अपन देखते हैं हाइट के साथ प्रेशर में कैसे चेंजेस आते हैं और उसका डेरिवेशन एक बार देखते हैं। प्रेशर में चेंज देखेंगे अपन हाइट या डेप्थ के साथ में। तो मैंने यहाँ एक वर्टिकल कॉलम ले लिया जिसका मैंने जो वर्टिकल हाइट है वो बहुत ही कम मान लिया, डीवाई के बराबर। तो अगर यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर पी नोट है, तो यहाँ पे P प्लस डीपी लगेगा मेरे पास प्रेशर, और जो ये स्मॉल हाइट डीवाई की वजह से जो प्रेशर है वो डीपी है। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये मेरे पास जो वर्टिकल कॉलम है इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लूइड मेरे पास रेस्ट में है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं निकाल सकता हूँ जितना फोर्स नीचे की तरफ उतना ही फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर से फोर्स लगने वाला मेरे पास क्या होगा, पी नोट इंटू ए, अगर इसका सरफेस एरिया ये ए है तो पी नोट इंटू ए प्लस एम जी, इसका वेट भी किधर लगेगा नीचे की तरफ, तो एम जी इक्वल टू नीचे की तरफ P प्लस डीपी इंटू ए, मेरे पास ये आ गया। अब मैं लिख सकता हूं इसको P नोट ए प्लस एम को क्या लिख सकता हूं मैं, रो मेरे पास V इंटू डीवी, डीवी को क्या लिख सकता हूं A इंटू डीवाई। ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन गया, ए डीवी वाई, मेरे पास डीवी बन गया है कि नहीं बना। इस स्मॉल जो बीच में मैंने कॉलम लिया है इसका वॉल्यूम बन गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया इंटू जी इक्वल टू मेरे पास, और इधर ये मेरे पास हो गया पी नोट प्लस डीपी, तो पी नोट ए प्लस डीपी ए, ये आ गया मेरे पास। तो देखो पी नोट ए से पी नोट गया दोनों तरफ, और इसमें मेरे पास ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया रो जी डी वाई इक्वल टू इधर आ गया डीपी। तो मैं लिख सकता हूँ डीपी इक्वल टू रो जी डी वाई। ये तो मेरे पास आ गया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द प्रेशर चेंज। अगर मैं इसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, डीपी इक्वल टू रो जी डी वाई, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा पी, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास रो जी वाई आ जाएगा। या फिर वर्टिकल जो लेंथ है उसको अगर मैं हाइट के फॉर्म में लेता हूं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं रो जी एच। तो यही होता है मेरा प्रेशर चेंज निकालने का, कि अगर मैं एच हाइट नीचे जाता हूं, एच डेप्थ तक नीचे चला जाता हूं, तो उसकी वजह से मेरा जो प्रेशर चेंज आएगा, जो पी आएगा मेरे पास रो जी एच के साथ आएगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। देखो एरिया हर जगह से कैंसिल हो गया, तो जो चेंज इन प्रेशर आ रहा है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सरफेस एरिया के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहां से ऐसे जाऊं, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कोई ज्योमेट्री बना दिया मैंने,
यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये इस ज्योमेट्री के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वर्टिकली मैं कितनी हाइट नीचे पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा। अगर मैं ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा वेसल बना देता हूँ तो उसके भी जो बॉटम पे प्रेशर निकालेगा वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और प्रेशर हमेशा वेसल के जो वॉल्स है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। ये अपन ने प्रॉपर्टी जो प्रेशर में देख लिया था और उसमें अपन ने ये भी देखा था कि जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है, पर वो कितना चेंज होता है ये अपन ने इस लेक्चर में देखा है। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो पहले पिछले वाला लेक्चर देखे जिसमें अपन ने बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताया है और प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रेशर, प्रेशर को भी डिफाइन किया, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई जिसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि जो प्रेशर था वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रह रहा था। और वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है उसका डेरिवेशन अपन ने इस वाले लेक्चर में कर लिया। ये डीपी इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा है रो जी वाई और इसका ये अपन ने डेरिवेशन भी देख लिया। और अगर मैं डेंसिटी को यहाँ कॉन्स्टेंट लेता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ तो दोनों तरफ जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा रो जी एच के फॉर्म में, कि एच हाइट पे जाने के ऊपर जो प्रेशर में जो चेंज आएगा पी आएगा मेरे पास वो किसके बराबर आएगा रो जी एच के बराबर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पास्कल्स लॉ और जो प्रेशर चेंज है वर्टिकल हाइट की वजह से इन दोनों के ऊपर कंबाइंड रूप से न्यूमेरिकल्स का लेक्चर लेके आएंगे, तो उसका वेट करिए। तब तक के लिए आप इस पूरे थ्योरी को अच्छे से समझ ले कि कैसे कैसे चीजें काम कर रही है, पास्कल्स लॉ कैसे काम कर रहा है। थोड़े बहुत इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अपन ने देखे, पिछले लेक्चर में भी अपन ने प्रेशर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। बाकी इन दोनों के ऊपर कंबाइंड न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे।